Good morning, friends. Today we will be discussing about the signal transduction, and in my this second lecture we are just going to discuss about GPCR. The full form of this is G protein coupled receptors. The full form of GPCR is G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। हम अपने इसके पहले के लेक्चर में यह डिस्कस कर रहे थे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, और हमने आपको बताया था कि हमारी शरीर की जितनी भी जिंदा कोशिकाएं हैं ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस देती हैं, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मींस सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी बायोमॉलिक्यूल हो सकता है ये, या फिर कोई पैथोजन हो सकता है। इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था और कहा था कि हमारी जो सेल होती है ये अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पांस देती है, और ये जो सिस्टम है पूरा कि सेल किसी भी सिग्नल को कैसे रिस्पांस देती है, इसी को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। और इसके हमने आपको कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में। उसमें हमने आपको ये बताया था कि इसमें सबसे पहला कंपोनेंट तो यही होता है कि जो इसके लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। किसी भी सेल को सिग्नल बाहर से मिल रहा है और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, राइट। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है सामान्य तौर पर ये या तो कोई पैथोजन हो सकता है, या फिर कोई वो बायोमॉलिक्यूल जैसे कि हार्मोन हो सकता है, या फिर वो कोई ड्रग हो सकती है। इस तरीके से बाहर से आने वाला जो सिग्नल है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहलाता है या सिग्नलिंग फैक्टर होता है, राइट। और इसके लिए सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। हमने इसके बारे में भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उसी क्रम में ये जो रिसेप्टर्स हमारे होते हैं, इनमें से हमने आपको सबसे पहला रिसेप्टर बताया था कि ये GPCR होता है, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक। और ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको हम GPCR कहते हैं। ये है रिसेप्टर्स की फैमिलीज में लार्जेस्ट रिसेप्टर होता है, सबसे बड़ा ग्रुप होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। आज अपने हम इस लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी बनावट क्या है, किस तरीके से ये हमारे सेल को सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और कैसे यह जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है सेल के अंदर एक प्रोटोकॉल के तहत। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने आपको उसमें पिछले लेक्चर में बताया था कि दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि वो सेल के अंदर होते हैं, उनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर सेल सरफेस पर तब होंगे जब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, और ये इस कैटेगरी में सारे हाइड्रोफिलिक एजेंट्स आते हैं, सारे हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स होते हैं। जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे सभी प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, या फिर एडिनलिन और नॉन एडिनलिन हार्मोन होता है। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं और वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो उनके द्वारा लाया गया जो मैसेज होता है इसको कन्वे करने के लिए यहाँ पर एक सिग्नलिंग कन्वेयर मॉलिक्यूल होता है। इनके लिए सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसे कि वो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं जो कि संदेश को अंदर लेकर जाते हैं, और इस संदेश को ट्रांसड्यूस करने वाला मॉलिक्यूल सिग्नल ट्रांसड्यूसर होता है। तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा हुआ था इसमें, और उसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और सेल सरफेस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स में सबसे बड़ी फैमिली का रिसेप्टर ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यह जो GPCR है यह एक प्रकार का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। दिस वन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब आप समझिए कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको क्यों कहते हैं। प्रोटीन्स की अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कर रहे हैं, इसको आप जानिए। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका संबंध होता है। प्रत्येक सेल के सरफेस पर जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इन्हीं में केवल पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन GPCR है प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है।
कौन? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और रिसेप्टर्स की फैमिली का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, लार्जेस्ट फैमिली होती है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब यहाँ पर एक बात रह गई कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन होते हैं। तो अगर आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा हो और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा हो, आपने अपनी लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन की बनावट होती है ये कैसी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ये आपको पता है। अब प्रोटीन एक्सटर्नल प्रोटीन लेयर होती है और इंटरनल प्रोटीन होती है, और इन दोनों के बीच में बाईमॉलिक्यूलर फॉस्फोलिपिड लेयर होती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बनावट ऐसी होती है कि दिस वन इज द प्रोटीन लेयर, यू नो। ये कौन है? ये आउटर प्रोटीन लेयर है, दिस वन। दिस इज द आउटर प्रोटीन लेयर एंड दिस वन इज द इनर प्रोटीन लेयर। आउटर प्रोटीन लेयर एंड इनर प्रोटीन लेयर, और इन दोनों प्रोटीन्स के बीच में फॉस्फोलिपिड की जो है लेयर होती है, बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस वन। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, आपने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पढ़ा है इसको। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर प्रोटीन लेयर एंड इनर प्रोटीन लेयर, इन दोनों के बीच में ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है। टोटल मेम्ब्रेन की थिकनेस आपने पढ़ा, इट इज 75 एंगस्ट्रॉम होती है, 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जिसमें से फॉस्फोलिपिड लेयर अकेले कितनी होती है? इट इज़ 35 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस का ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है। इट्स थिकनेस इज 35 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस है। एंड दिस वन इज 20 एंगस्ट्रॉम एंड द थिकनेस ऑफ इनर प्रोटीन लेयर इट इज 20 एंगस्ट्रॉम। नाउ द टोटल थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू 75 एंगस्ट्रॉम। ये आपने पढ़ा है, ये आप जानते हैं। इसी में ये बताया गया है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो कि जिनका अटैचमेंट सरफेस से होता है और उनका एक्सट्रैक्शन ईजी है, ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इनको एक्सट्रैक्ट करना कितना आसान है, इस आधार पर दो कैटेगरी के प्रोटीन्स होते हैं। इनमें से एक होते हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और वो सरफेस पर सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि फॉस्फोलिपिड लेयर तक के अंदर धंस करके उसको स्पैन करके अंदर तक होते हैं। इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, और इन्हीं इंट्रिंसिक प्रोटीन की एक कैटेगरी है जिनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अब इनको हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहा है? ऐसे प्रोटीन्स जो कि इंट्रिंसिक फॉर्म में, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के अंदर तक धंसे हुए होते हैं और किसी न किसी तरीके के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। ऐसे प्रोटीन्स जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ से? एक्सटर्नल सरफेस से अंदर की तरफ भेजते हैं सिग्नल को। तो ऐसे प्रोटीन्स निश्चित रूप से ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर। और उन्हीं की कैटेगरी में से एक ये है जिसका नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पर समझिए, इसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों कहते हैं? तो एज ए रिसेप्टर बेसिकली इट इज प्रोटीन इन नेचर, बट इट इज इंटीग्रेटेड टू जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन क्या होता है? तो करें कि जी प्रोटीन वो है जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध जीडीपी से होता है, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और जीटीपी से। ये ट्रांजिशन यहाँ पर हम आपको अभी आगे दिखाएंगे कि ये जो है ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यूज के साथ इनका संबंध होता है। सो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज जी प्रोटीन्स। और ये जो है इनको एक नाम और दिया जाता है, इनको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। इनका एक नाम, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, इनको सेबेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, और तीसरा नाम इनका है सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स कहते हैं। इतने नाम हैं इनके। अब जरा देखिए इनको, इनकी लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, वेयर दीज आर प्रेजेंट। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये जो जीपीसीआर हैं, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जाने जाते हैं। अब अगर हम देखें तो इनकी बनावट इस तरह की है। ये इनका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, दिस वन। और ये जो है प्रोटीन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितने टाइम?
7 टाइम स्पैन करता है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, एंड 7 दिस वन, ये होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो प्रोटीन है ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंजमेंट इसका होता है, और इसके जो डोमेन होते हैं अगर हम देखेंगे अंदर की तरफ, दिस वन, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहेंगे इसको हम, दिस वन, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक डोमेन, दिस वन, और इधर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डोमेन। अब इस चीज़ को हम लिखते कैसे हैं? इसको हमने 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्यों कहा? अदर नेम ऑफ जीपीसीआर इज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे हैं इसको। पहला नाम, दूसरा इसी का नाम है, और तीसरा नाम इसका है सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स, इतने नामों से ये जाना जा रहा है एक ही स्ट्रक्चर को। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आल्सो नोन एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर, इसको हम कहते हैं। अब ये सब नाम इसके, जब मैंने भी आपको बताया कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पैन करता है, इस तरह से 7 टाइम्स, इसीलिए इसको बोला गया 7। और ट्रांसमेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स इसको इसके इस विशेष बनावट की वजह से कहते हैं, जिगजैग अरेंजमेंट जो इसका यहाँ पर है, इसलिए ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है इसके इतने नाम हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो इस पर इधर इसका NH2 टर्मिनल होता है, दिस वन, क्योंकि किसी भी प्रोटीन चेन में शुरुआत अगर होती है तो उसका जो इनिशियल टर्मिनल होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अमीनो टर्मिनल। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी पेप्टाइड जो है वो एमिनो एसिड्स के चेन में लिंक्ड होने की वजह से बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एमिनो टर्मिनल एंड टर्मिनेट्स एट कार्बोक्सी टर्मिनल। तो दिस एंड इज इट्स कार्बोक्सी टर्मिनल, दिस वन, एंड दिस वन इज इट्स अमीनो टर्मिनल। ये इसका अमीनो टर्मिनल है और ये इसका कार्बोक्सी टर्मिनल है, और पूरी पेप्टाइड चेन इस तरीके से ये 7 टाइम इसको स्पैन करती है, मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करती है। अब अगर हम देखें कि इसका जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है उसका नाम क्या होता है, तो दिस वन, इधर अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं EL। ये सभी कौन है? EL है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक है EL, और अंदर की तरफ जो होते हैं इनको हम IL कहते हैं। IL, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं IL1, EL1, EL2 एंड EL3। इसी तरीके से जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो डोमेन है उसको अगर हम देखें तो इसको भी लिखते हैं, लेकिन I से लिखते हैं, IL1, IL2, IL3। अब इस तरीके से देखें तो हमारा जो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, या फिर इसको हम कहते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो ये जो है इसका ये अमीनो टर्मिनल है, और इस तरीके से ये जिग जैग फॉर्म में 7 टाइम मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये इसको क्रॉस करता है, और फिर ये इसका कार्बोक्सी टर्मिनल है, राइट। तो ये पेप्टाइड चेन है, ये इसकी बनावट है। इसके 3 जो डोमेन होते हैं, EL1, EL2, EL3, ये कौन होते हैं? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक होते हैं, और ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक होते हैं, IL1, IL2 एंड IL3। अब आप गिनिए जरा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसीलिए इनको हमने 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहा है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पैन करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, बिकॉज दीज हैव टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर। सेल के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें इसका जो अमीनो टर्मिनल होता है ये लिगैंड बाइंडिंग टर्मिनल होता है, क्योंकि कोई भी लिगैंड, समझ रहे हैं लिगैंड क्या होते हैं? लिगैंड एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी सेल के लिए सिग्नल लेकर आता है, और जुड़ता किस पर है? वो जुड़ता है एक रिसेप्टर पर। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर ये हैं,
ये इनका लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है, जहां पर कोई भी लिगैंड, लेट दिस मॉलिक्यूल इज दिस, ये कोई लिगैंड है एंड दिस लिगैंड मॉलिक्यूल कम्स हियर, ये कौन है, दिस वन इज द लिगैंड एंड दिस कम्स हियर, यहां आकर के और इसके साथ ये अटैच हो जाता है, ये है, ये लिगैंड यहां पर आकर बाइंड कर जाता है। तो इस तरीके से रिसेप्टर लिगैंड कॉम्प्लेक्स यहां पर मेम्ब्रेन के सरफेस पर बनता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये, दिस वन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो नाउ दिस इज टू बाइंड विद द लिगैंड and when the ligand binds with this receptor gets activated, before that it remains in inactive state। तो जब कभी भी लिगैंड इस पर आकर के जुड़ता है तो ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, ये बात आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में इसी तरह रहता है। तो इसका जो अमीनो टर्मिनल होता है यहाँ, तो ये लिगैंड बाइंडिंग साइट है इसकी, और इसका जो दूसरा सिरा होता है जो कि कार्बोक्सिली टर्मिनल है, कार्बोक्सी टर्मिनल के साथ यहाँ पर एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन का अटैचमेंट होता है इसके साथ, जिसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए इस रिसेप्टर को हमने क्या कहा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है एक जी प्रोटीन से। बात समझ गए। तो जी प्रोटीन कहाँ पर है, जी प्रोटीन यहाँ से अटैच होता है इसके कार्बोक्सी टर्मिनल से, और इसका अटैचमेंट अगर हम देखें तो इसमें तीन प्रकार के, यहाँ पर तीन तरह के इसकी सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स तीन तरह के होती हैं। यहां पर अगर हम देखें, ये है दिस वन, दिस वन इज कॉल्ड एज अल्फा, ये अल्फा यूनिट है। दिस वन इज कॉल्ड एज बीटा, दिस वन इज द बीटा, एंड हियर दिस वन इज द गामा, this one, this is the alpha, beta and gamma, and here one molecule remains attached with this, यहाँ पर एक molecule attached होता है, and this molecule is GDP, this molecule here is GDP, guanosine diphosphate, this one, ये है जो यहाँ पर अटैच होता है guanosine diphosphate। दिस वन इज द अल्फा, दिस वन इज द बीटा एंड दिस वन इज द गामा। तो जी प्रोटीन जो होता है ये तीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। इनमें से एक यूनिट इसकी होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी कौन होती है, गामा। अल्फा के साथ अटैचमेंट जीडीपी का होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट का। सो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज जी प्रोटीन बिकॉज इट हैज द अटैचमेंट विद गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसलिए इस प्रोटीन का नाम क्या पड़ गया, जी प्रोटीन। और इस प्रोटीन के साथ ये रिसेप्टर लगा है, तो ये पूरी मशीनरी जो है ये क्या कहलाएगी, इसी को हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं। बिकॉज दिस वन इज द रिसेप्टर प्रोटीन, इसको बोलते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड दिस 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिमेन्स अटैच्ड विद द जी प्रोटीन, एंड द जी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स, एंड दीज 3 यूनिट्स कॉल्ड एज अल्फा, बीटा एंड गामा। और अल्फा का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है, वो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये तीनों एक दूसरे के साथ ट्राइमेरिक फॉर्म में रहते हैं, परंतु ये हेट्रोट्राइमेरिक कहलाते हैं। व्हाई आर दीज कॉल्ड एज हेट्रोट्राइमेरिक, इसलिए कहते हैं कि तीनों यूनिट एक जैसी नहीं है, ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, और इन 3 डिफरेंट यूनिट्स को हम अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट एंड गामा यूनिट कहते हैं। अल्फा यूनिट का संबंध किससे होता है, अल्फा यूनिट का संबंध गुआनोसिन डाइफॉस्फेट से होता है इन इनएक्टिव फॉर्म। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में कब तक रहता है, जब इसके पास लिगैंड जुड़ा नहीं होता, और जैसे इसके साथ लिगैंड जुड़ जाता है वैसे ये एक्टिव मोड में आ जाता है, और एक्टिव मोड में होने के बाद ये करता क्या है, इसकी कहानी हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर एक बार जान लीजिए। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का निर्माण आप सभी ने पढ़ा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपको पता है कि ये 2 प्रोटीन की लेयर्स होती हैं और इन दोनों के बीच में बाई मॉलिक्यूलर लेयर होता है, बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की,
और यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनको हम कह रहे हैं रिसेप्टर्स, और ये 7 टाइम फॉस्फोलिपिड लेयर को स्पैन करते हैं इस तरीके से। इनका एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है और दूसरा एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है। तो 3 एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डोमेन ये है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक को हम IEL से कहते हैं, एक्स्ट्रा को EL कहते हैं। तो EL1, EL2, EL3 एंड दिस वन इज IL1, IL2 एंड IL3। इसके 2 एंड हो गए। पहला एंड इसका अमीनो टर्मिनल जो कि इसके साथ लिगैंड का अटैचमेंट होता है, और इसका जो कार्बोक्सी टर्मिनल होता है दैट रिमेन्स अटैच्ड विद अनदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज G protein, and this G protein is made up of 3 subunits that are of different type, and these are alpha, beta and gamma. Because these subunits differ from each other, so this trimeric form of the protein is called as heterotrimer, right? समझ में आ गया होगा ये। यहाँ पर जो अल्फा है इसका अटैचमेंट किसके साथ होता है? इसका अटैचमेंट इस G प्रोटीन के साथ होता है, और इससे अटैचमेंट किसका होता है? GDP का होता है। और इसकी जो बीटा और गामा यूनिट्स होती हैं इनका सीधा अटैचमेंट किससे होता है? इनका अटैचमेंट सीधा जो होता है ये किसके साथ होता है? ये दीज आर कपल्ड विद फॉस्फोलिपिड लेयर। तो इनका अटैचमेंट जो होता है वो फॉस्फोलिपिड लेयर से होता है, ठीक है? किसका? बीटा और गामा यूनिट का। और जो ये आपका अल्फा यूनिट है दैट रिमेन्स अटैच्ड विद दिस वन, और इनएक्टिव फॉर्म में ये अल्फा जो है ये बीटा और गामा के साथ मिल करके लिंक्ड रहता है, और ये ट्राइमेरिक फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? ट्राइमेरिक फॉर्म में रहता है। तो लेट्स समराइज इन राइटिंग फॉर्म। अगर हम देखें यहां, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म जब ये इनएक्टिव रहता है, और इनएक्टिव रहेगा कब? जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद नहीं है। अब जैसे ये कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहां पर आता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो अल्फा होता है, अगर हम यहां पर देखें ये अल्फा यूनिट है, दिस वन इज द अल्फा, this one is the beta, and this one is the gamma unit. Suppose that this one beta, gamma, and this one is the alpha. और इसका अटैचमेंट किससे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसका अटैचमेंट इस यूनिट के साथ है। अब अभी आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा मॉलिक्यूल है अभी हमारे पास लिगैंड का अटैचमेंट नहीं है। किसका अटैचमेंट नहीं है? लिगैंड का अटैचमेंट नहीं है। ये नीचे का डायग्राम थोड़ा हम मिनिमाइज करेंगे ताकि आपको ऊपर का क्लियर हो, लिखने की जगह हो। तो इसको देखेंगे, नाउ सी दिस। यहां पे आप देख रहे हैं कि वो 7 मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसका संबंध अल्फा के साथ है, और इसका अटैचमेंट अभी किसके साथ है? दिस मॉलिक्यूल इज ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, एंड दिस वन इज द बीटा एंड गामा। लेकिन ये किस फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमेरिक फॉर्म में है। ये ट्राइमर है। ये कब है? अब हम यहां पर बोलेंगे कि दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ GPCR। यह इसका इनएक्टिव फॉर्म है, और हम इसको इनएक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ अभी किसका अटैचमेंट नहीं है? लिगैंड का अटैचमेंट नहीं है। अब जब इसके साथ इसका लिगैंड का अटैचमेंट हो जाएगा तब क्या कंडीशन होगी देखेंगे। अब अगर हम देखें तो ये होगा ये कि यहां से यह जो अल्फा सब यूनिट है ये इसके साथ डिटैच हो जाएगी, एंड इट इज एक्सचेंज्ड विद GTP। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज द अल्फा सब यूनिट। और यहां से निकल के गया कौन? एक्सचेंज किसके साथ हो गया? GDP के साथ। नाउ द GDP इज रिलीज्ड एंड इट्स पोजीशन इज टेकन बाय गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लिगैंड यहां पर आकर के अटैच हो गया। जैसे यहां पर लिगैंड बाइंड करता है इस प्रोटीन के साथ, लिगैंड जैसे बाइंड करता है वैसे इसका रिस्पॉन्स ये होता है कि जो अल्फा, बीटा और गामा के साथ जुड़ा हुआ था ये इससे सेपरेट हो जाता है। एक पहला चेंज होता है। दूसरा चेंज ये होता है कि यहां पर जो गोनोसिन डाइफॉस्फेट इस पॉइंट पर जो अटैच है इसको कौन रिप्लेस कर देता है? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिप्लेस कर देता है। और यहां पर इनका क्या होता है? जो बीटा और गामा यूनिट्स होते हैं, तो बीटा एंड गामा यूनिट्स रिमेन सेपरेटेड,
बीटा एंड गामा। अब इस स्ट्रक्चर को हम डाइमर कहते हैं। और यह किसके साथ अटैच था? ये फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच था। अब इससे अलग कौन हो गया? ये हमारा अल्फा यूनिट अलग हो गया और दो चेंज हुए हैं। एक तो ये इस ट्राइमेरिक सिस्टम से अल्फा अलग हो गया, तो बचा कौन? डाइमर। किसका? बीटा और गामा का। और यहां से जो अलग हुए वो कौन है? वो अल्फा हैं। और दूसरा चेंज यहां पर क्या हुआ कि इसका जो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट था, इट इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इस पर आ गया, तो अब ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। कौन? आपका ये जो जी प्रोटीन है, नाउ दिस गेट्स एक्टिवेटेड। अब अगर ये एक्टिव हुआ तो ये काम क्या करेगा, ये आगे की कहानी है। तो आपका जी प्रोटीन जैसे एक्टिव होता है, यह तुरंत एक विशेष प्रकार के एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि सिग्नल कन्वेयर होता है, और उसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो होता है, यह यहां पर साइक्लिक एएमपी नाम के एक कंपाउंड के निर्माण की तरफ बढ़ता है। और वो होता कैसे है, ये जरा देखेंगे। ये सपोज करिए कि ये आपकी मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन। यहां से लिगेंड जुड़ा था। आपको मालूम है कि लिगेंड को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो अब ये लिगेंड अंदर नहीं जाएगा, परंतु इसका जो प्रोटीन था ये था। यहां से अब आपका अल्फा यूनिट क्या हो गया? ये जो अल्फा यूनिट है जिसके साथ जीटीपी जुड़ा हुआ है, नाउ दिस वन इज द अल्फा एंड दिस वन इज जीटीपी। नाउ दिस causes the activation of enzyme adenylate cyclase। adenylate cyclase नाम के एंजाइम को ये एक्टिव कर देता है। कौन? ये जो आपका एक्टिवेटेड फॉर्म जो अल्फा यूनिट है, इसने किसको एक्टिव कर दिया? एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिव कर दिया, राइट। और ये हिस्सा किसका था? जी प्रोटीन का। तो जी प्रोटीन ने किसको एक्टिवेट कर दिया? एडिनाइलेट साइक्लेज को, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ये जो है एक दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यह जो मॉलिक्यूल है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां पर बन जाता है। समझ में आ गई बात? अब यह जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये जिस पाथवे को रन करता है या जिस पाथवे को कंप्लीट करता है, उसको हम साइक्लिक एएमपी पाथवे कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक एएमपी पाथवे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। अगर हम देखें तो ये कई प्रकार के सिग्नल ट्रांसडक्शन में, कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में साइक्लिक एएमपी का ही रोल है। साइक्लिक एएमपी कई प्रकार के रिस्पॉन्स में, कई प्रकार का रिस्पॉन्स देता है साइक्लिक एएमपी। तो जाहिर सी बात है कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज करके जी प्रोटीन के द्वारा जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिव हुआ था, नाउ दिस कन्वर्ट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनटू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है, यह एक तरीके का सेकंड मैसेंजर है। आपकी बॉडी में, आपकी सेल्स में सेकंड मैसेंजर्स कई प्रकार के होते हैं, और ध्यान ये रहे कि सेकंड मैसेंजर्स केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं, ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोफिलिक कैटेगरी के होते हैं, उन्हीं के लिए सेकंड मैसेंजर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, और उनके लिए रिसेप्टर कहां पर होता है? वो सेल साइटोप्लाज्म में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइक्लिक एएमपी या अन्य कोई भी सेकंड मैसेंजर जो है वो किस प्रकार के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए बनेगा, तो आंसर विल बी द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके सिग्नल को लेकर अंदर जाने वाला कौन है? वो साइक्लिक एएमपी है। अब क्वेश्चन है कि आपका यह साइक्लिक एएमपी जाएगा कहां पर? तो आपको मालूम है कि सेल के अंदर कौन होता है? सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। नाउ कंसीडर दैट दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड हियर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज प्रेजेंट। यू नो दिस वन इज डीएनए एंड दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। आप देखेंगे यहां पर, अब साइक्लिक एएमपी जो होगा एज द सेकंड मैसेंजर, ये कौन है? दिस इज द सेकंड मैसेंजर। ये सेकंड मैसेंजर है। दिस कम्स हियर
एंटर्स द न्यूक्लियस। कहाँ पर पहुँच रहा है ये न्यूक्लियस में पहुँच रहा है। कौन? ये जो आपका सेकंड मैसेंजर है दैट कम्स टू द न्यूक्लियस हियर एंड इनिशिएट द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। आगे साइक्लिक एएमपी का काम क्या है इसकी चर्चा हमें करनी है यहाँ पर। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि जी प्रोटीन जब किसी लिगेंड से बाइंड होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद उसका जो जी प्रोटीन का अल्फा यूनिट होता है दैट एक्सचेंजेस द ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट विद जीटीपी एंड दिस गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट बीटा एंड गामा यूनिट्स, राइट? It is called as the conformational change and this conformational change takes place in G protein coupled receptor, right? And here the next step is the activation of adenylate cyclase and this adenylate cyclase causes the conversion of adenosine triphosphate into cyclic adenosine monophosphate. That is a kind of second messenger. ध्यान रहे कि बॉडी में कई प्रकार के सेकंड मैसेंजर्स काम करते हैं क्योंकि आपका जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है इसके भी सब टाइप्स होते हैं। इनमें से एक ऐसा है जो कि साइक्लिक एएमपी पाथवे को इनिशिएट करता है। दूसरा ऐसा होता है कि जो IP3 और डैग पाथवे को करता है। आपका जो GPCR है GPCR ये जो पाथवे यहां पर एडॉप्ट करता है इनमें से एक ये है साइक्लिक एएमपी पाथवे एंड द सेकंड वन दैट इज IP3 पाथवे। अभी हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो किस पर है? दैट इज द साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पाथवे पर हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी तक की जो कहानी हमने आपको दिखाया है वो ये है कि साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम बात करें कि साइक्लिक एएमपी है क्या, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेकंड मैसेंजर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी सेल्स के अंदर जो सेकंड मैसेंजर्स बनते हैं वो बेसिकली उन्हीं के लिए बनते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक एजेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपकी बॉडी में जो टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर्स की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर्स, टाइप ऑफ सेकंड मैसेंजर्स, तो इनमें सबसे पहला है साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं DAG, डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। कैल्शियम आयन इटसेल्फ इज द सेकंड मैसेंजर एंड हियर ये तो कैल्शियम आयन सेकंड मैसेंजर के फॉर्म में है। डाई एसाइल ग्लिसरॉल हो गया, IP3 हो गया, साइक्लिक एएमपी हो गया। और इसी तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो एक्टिंग एज द सेकंड मैसेंजर। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स हियर दैट आर गोइंग टू एक्ट एज द सेकंड मैसेंजर। कौन सा सेकंड मैसेंजर यूज किया जाएगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का काम कराना है हमें। यानी कि जो सिग्नल आया है यहाँ से, जो लिगैंड मॉलिक्यूल जो सिग्नल लेकर आया है वो इस सेल के अंदर कौन सा काम कराना चाहता है, इस आधार पर और वो किस लाइन ऑफ एक्शन के अनुसार काम होना है उसके अनुसार आपके ये सेकंड मैसेंजर्स तय होते हैं कि कौन काम करेगा। तो फिलहाल अभी हमको सबसे पहला किसका डिस्कशन करना है? साइक्लिक एएमपी का डिस्कशन करना है और हमें बात करनी है इस पर साइक्लिक एएमपी पाथवे, इस पर डिस्कशन करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे IP3 डैग पाथवे पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हमने आपको GPCR मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में डिस्कशन किया है। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि सेल सरफेस पर पाए जाते हैं उनमें से GPCR एक लार्जेस्ट फैमिली है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसी तरीके से हम आपसे बात करेंगे एंजाइम डिपेंडेंट रिसेप्टर्स होंगे उनके बारे में और आयनिक चैनल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आपसे GPCR पर बात किया है और GPCR किस तरीके से काम करेगा। तो इसमें एक पैटर्न हमने डिस्कस किया है कि साइक्लिक एएमपी इज फॉर्म्ड एज अ सेकंड मैसेंजर, और इसी के आगे अब हमको डिस्कशन करना है कि साइक्लिक एएमपी पाथवे क्या होता है और ये किस तरीके का एक्शन आगे सेल के अंदर करेगा।
ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको GPCR कपल्ड रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर और ये किस तरीके से काम करता है, कैसे एक्टिव होता है, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगले लेक्चर में हम साइक्लिक AMP की वर्किंग आपको समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है, कौन कौन से एंजाइम्स कैस्केड को फॉलो करता है और किसको किसको एक्टिवेट करता है। पूरा प्रोटोकॉल हम समझेंगे अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि GPCR कपल्ड रिसेप्टर्स क्या होते हैं। राइट, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो, और एंजॉय करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।